शीत युद्ध का दौर परिचय। यह अध्याय पूरी पुस्तक के लिए एक पूर्व पठित प्रस्तुत करता है। शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है। यह समकालीन विश्व राजनीति की इस पुस्तक की विषय वस्तु है, इसलिए यह उचित ही है कि हम कहानी की शुरुआत शीत युद्ध की चर्चा से करें। इस अध्याय से यह साफ होगा कि किस तरह से दो महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का वात्सल्य शीत युद्ध के केंद्र में था। यह अध्याय हमें विश्व के विभिन्न हिस्सों में शीत युद्ध की समर स्थलियों तक भी ले जाएगा। इस अध्याय में गुट निरपेक्ष आंदोलन पर इस दृष्टि से विचार किया गया है कि किस तरह इसने दोनों राष्ट्रों के दबदबे को चुनौती दी। गुट निरपेक्ष देशों द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के प्रयास की चर्चा इस अध्याय में यह बताते हुए की गई है कि किस तरह इन देशों ने गुट निरपेक्ष आंदोलनों को अपने आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता का साधन बनाया। अध्याय के अंत में गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है और यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत के हितों की रक्षा में गुट निरपेक्षता की नीति की सीमा तक सफल रही है, किस सीमा तक सफल रही है। ये चित्र में दिखाया गया गुट निरपेक्ष झंडे गाड़ते हुए दूसरे विश्व युद्ध के अंत में परिणाम स्वरूप दो महाशक्तियों का उदय हुआ। ऊपर दी दो चित्र दूसरे विश्व युद्ध के संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी सोवियत गणराज्य की विजय को इंगित करता है। अमेरिकी सैनिक 23 फरवरी 1945 को इवो जिमा जापान की लड़ाई में अपना झंडा फहराते हुए। दूसरे में समाजवादी सोवियत गणराज्य के सैनिक मई 1945 में राइक्सटैग बिल्डिंग बर्लिन जर्मनी पर अपना झंडा फहराते हुए। चित्र एक जो रोसेनाल्ट द एसोसिएटेड प्रेस से है और चित्र दो येगुनेगी गलदेई दास के सभार से है। ये हम दुनिया की सैर कर रहे हैं, ऐसी जगह पर जाना जहां बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, सचमुच बहुत मजेदार होगा। ये अटलांटिक ओशियन बीच में और नीचे पैसिफिक ओशियन का चित्र दिखाया गया है। यह नक्शा क्यूबा में तैनात की जा रही परमाणु मिसाइल की पहुंच का दायरा दिखाता है। नक्शे के नीचे ध्यान से देखिए। यह नक्शा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA द्वारा क्यूबा मिसाइल संकट पर हुए गोपनीय बैठक से प्रयोग किया गया था। स्रोत जॉन F केनेडी प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी एंड म्यूजियम से लिया गया है। क्यूबा का मिसाइल संकट 1961 में अप्रैल 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादी द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इससे देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो को तख्तापलट हो जाएगा। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे कूटनीतिकी तथा वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 में खुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नजदीकी निशाने की सीमा में आ गया। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग 2 गुने ठिकाने या शहरों पर हमला बोल सकता था। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F केनेडी और उनके सलाहकार ऐसे कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए, लेकिन वे इस बात को लेकर दृढ़ थे कि क्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटा ले। केनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिका जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाली सोवियत जहाजों को रोक जाए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में यह लगा कि यह युद्ध होकर रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया। इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया। यह टकराव कोई आम युद्ध नहीं होता।
अंततः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया और दुनिया ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाजों ने तो अपनी गति धीमी कर ली या वापिस का रुख लिया। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंदिता, तनाव और संघर्ष के की एक श्रृंखला के रूप में जारी रही। सौभाग्य से इन तनावों और संघर्षों ने युद्धों का रूप नहीं लिया, यानी दोनों देशों के बीच कोई पूर्ण व्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा। विभिन्न इलाकों में युद्ध हुए। दोनों महाशक्तियां और उनके साथी देशों इन युद्धों में संलग्न रहे हुए क्षेत्र विशेष के अपने साथी देशों के मददगार बने, लेकिन दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश, सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी था। विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है। पश्चिमी गठबंधन का अगुवाई अमेरिका था और यह गुट उदारवादी, लोकतंत्र तथा पूंजीवादी का समर्थक था। पूर्वी गठबंधन का अगुवाई सोवियत संघ था और इस गुट की प्रतिबद्धता समाजवाद तथा साम्यवाद के लिए थी। आप इन विचारधाराओं के बारे में कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। शीत युद्ध क्या है? दूसरे विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। सन 1945 में मित्र राष्ट्रों और ध्रुवी राष्ट्रों के बीच दूसरे विश्व युद्ध 1939 से 1945 की समाप्ति हो गई। मित्र राष्ट्रों की अगुवाई अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे। ध्रुवी राष्ट्रों की अगुवाई जर्मनी, इटली और जापान के हाथों में थी। इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे। यह युद्ध यूरोप से बाहर के इलाकों में भी फैला और इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा, अब म्यांमार तथा भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक था। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जनहित और धन हानि हुई। 1914 से 1918 के बीच हुए पहले विश्व युद्ध ने विश्व को दहला दिया था, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध इससे भी ज्यादा भारी पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। परमाणु बम गिराने के अमेरिकी फैसले के आलोचक का तर्क है कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमरण करने वाला है, ऐसे में बम गिराना और गैर जरूरी था। इसके आलोचक का मानना है कि अमेरिका की इस कार्रवाई का लक्ष्य सोवियत संघ को एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था। वह सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों को आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण कुछ भी हो, लेकिन इसका परिणाम ये पूछना चाहती है, बहुत पास फिर भी बहुत दूर। मैंने नक्शे में देखा और मुझे यकीन नहीं कि महाशक्तियों के इतने पास होने के बाद भी क्यूबा में सालों साल से अमेरिका विरोधी सरकार कायम है। ये घड़ी में और ये चित्र अलग अलग टाइप से दिखाए गए हैं। अलग इतने सारे चित्र हैं यहाँ पे। चित्रों में यही हुआ कि वैश्विक राजनीति के मंच पर 2 महाशक्तियों का उदय हो गया। जर्मनी और जापान हार चुके थे और यूरोप तथा शेष विश्व विध्वंस की मार झेल रहे थे। अब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व का सबसे बड़ी शक्ति थे। इनके पास इतनी क्षमता थी कि विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सकते थे। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। शीत युद्ध शुरू होने के पीछे यह समझ भी काम कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाली विध्वंसक की मार झेलने किसी भी राष्ट्र के बूते की बात नहीं है। यह एक सीधा साधा लेकिन असरदार तर्क था। जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियारों हो कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सके, तो ऐसे में दोनों के बीच रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है। कुछ सावे के बावजूद कोई भी पक्ष युद्ध का जोखिम, ये तस्वीरें उस विध्वंस को दिखाती हैं जो अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम के कारण हुए। इन बमों को लिटिल बॉय और
फैट मैन के गुप्त नाम दिए गए। महाशक्तियों के पास आज परमाणु हथियारों को जो जखीरा है और तुलना में ये बम बहुत छोटे थे। ये बम क्रमशः 15 और 21 किलो टन की क्षमता के थे। इतनी कम क्षमता के परमाणु बम ने भी अल्पकालीन विध्वंस किया। 1950 के दशक की शुरुआत में ही संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ ऐसे परमाणु बमों का परीक्षण कर रहे थे जिनका परीक्षण 10 से 15 हजार किलो टन थी। दूसरे शब्दों में ये बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों की तुलना में 1000 गुना ज्यादा विध्वंसक थे। शीत युद्ध के दौरान दोनों ही महाशक्तियों के पास इस तरह के हजारों हथियार थे। जरा कल्पना कीजिए कि ये हथियार दुनिया भर में क्या तबाही मचा सकते थे। में मोल लेना चाहेगा, क्योंकि युद्ध से राजनीतिक फायदा चाहे किसी को भी हो, लेकिन इससे होने वाली विध्वंसक को औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उनमें से विजेता कौन है यह तय करना भी असंभव होगा। अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। इसे अपरोध, रोक और संतुलन का तर्क कहा गया। दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने के इतने क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। इस तरह महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिद्वंदिता होने के बावजूद शीत युद्ध रक्त रंजित युद्धों का रूप नहीं ले सकता। इसकी तासीर ठंडी रही। पारस्परिक अपरोध की स्थिति ने युद्ध से नहीं होने दिया, लेकिन यह स्थिति पारस्परिक प्रतिद्वंदिता को न रोक सकी। शीत युद्ध की प्रमुख सैन्य विशेषताओं पर ध्यान दें। इसमें दो महाशक्तियां और उनके अपने अपने गुट थे। इन पारस्परिक प्रतिद्वंदित गुटों में शामिल देशों से अपेक्षा थी कि वे तर्क संगत और जिम्मेदारी भरा व्यवहार करेंगे। इन देशों को एक विशेष अर्थ में तर्क संगत और जिम्मेदार भरा बर्ताव करना था। परस्पर विरोधी गुटों में शामिल देशों को समझना तथा आपसी युद्ध में जोखिम है, क्योंकि संभव है कि इसकी वजह से दो महाशक्तियों के बीच युद्ध ठन जाए। जब दो महाशक्तियों और उनकी अगुवाई वाले गुटों के बीच पारस्परिक अपरोध का संबंध हो तो युद्ध लड़ना दोनों के लिए विध्वंसक साबित होगा। इस संदर्भ में जिम्मेदारी का मतलब था कि संयम से काम लेना और तीसरे विश्व युद्ध के जोखिम से बचना। शीत युद्ध समूची मनुष्य जाति पर मंडराते खतरे जैसे तैसे संभाल लिया। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दो महाशक्ति विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। दुनिया दो गुटों में के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बट गई थी। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़े रहे और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुटों के देशों के प्रभाव से बच सके। परस्पर विरोधी गुटों की अपेक्षाकृत छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ अपने अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हितों में किया। इन देशों को स्थानीय प्रतिद्वंदिता देश के खिलाफ सुरक्षा का वायदा मिला, हथियार और आर्थिक मदद मिली। इन देशों को अपने पड़ोसी देशों से होड़ थी। महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया के दो खेमों में बंट जाने का खतरा पैदा हो गया। यह विभाजन सबसे पहले यूरोप में हुआ। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया, जबकि पूर्वी यूरोपीय सोवियत खेमों में शामिल हो गया। इसीलिए ये खेम पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी कहलाते हैं। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना हुई, जिसमें 12 देश शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की, मानचित्र देख लेते हैं। प्रत्येक प्रतिस्पर्धा गुटों से कम 3 देशों की पहचान करें। अध्याय 4 में दिए गए यूरोपीय संघ के मानचित्र को देखें और उन 4 देशों को पहचाने जो पहले वर्षा संधि के सदस्य थे अब और यूरोप संघ के सदस्य हैं। इस मानचित्र की तुलना यूरोपीय संघ के मानचित्र अथवा विश्व के मानचित्र से करें। इस तुलना के बाद क्या आप 3 ऐसे नए देशों की पहचान कर सकते हैं जो शीत युद्ध के बाद अस्तित्व में आए? नाटो का सदस्य पीले वाले से दिखाए गए हैं। वर्षा
पैक्ट सदस्य लाल वाले से दिखाए गए हैं, हरा वाले से अनकम्युनिकेटिव देश हैं, और सफेद वाले से अन्य देश हैं जो ऊपर नॉर्वे, ओसोलो, स्टॉकहोम स्वीडन, फिनलैंड, हेलसिंकी, डेनमार्क, कोपेनहेग, नीदरलैंड, हेग, ब्रुसेल, बेल्जियम, लक्समबर्ग, बान, पेरिस, फ्रांस, पश्चिमी बर्न, स्विट्जरलैंड, वियना, ऑस्ट्रिया, लाल वाले में पूर्वी जर्मनी, बर्लिन, पोलैंड, वर्षा, मॉस्को, सोवियत संघ, प्राग, चेकोस्लोवाकिया, बुडपेस्ट, हंगरी, बेलग्रेड, यूगोस्लाविया, रोमानिया, बुखारेस्ट, बुल्गारिया, सोफिया, याल्टा, काला सागर, अंकारा, तुर्की, ग्रीस, तिरला, अल्बिया, इटली, रोम, स्पेन, मैड्रिड, लिस्बन, पुर्तगाल, फ्रांस इधर हो गया अटलांटिक महासागर के बाद, इधर लंदन, ब्रिटेन हो गया, नीदरलैंड हो गया, आयरलैंड, डबलिन हो गया इधर उत्तरी सागर, और ये सारे देश। शीत युद्ध के दौरान यूरोप दो प्रतिद्वंदी गठबंधनों में बंट गया था। मानचित्र में इस तथ्य को दिखाई गया है। ये इसमें पीला वाले जो दिखाए गए हैं पहली दुनिया है, लाल वाले दूसरी दुनिया है, हरियरका वाले तीसरी दुनिया है। निम्नलिखित तालिका में 3 देशों के नामों के गुटों को ध्यान से भरकर लिखें। पूंजी गुट, साम्यवादी गुट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। कि उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता तो उसके संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। इस प्रकार के पूर्वी गठबंधन में वर्सा संधि के नाम से जाना जाता है। इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने की। इसकी स्थापना सन 1955 में हुई थी और इसका मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्ति की जरूरतों और छोटे देशों के लाभ हानि की गणितीय से होता था। जैसा कि ऊपर बताया गया है, महाशक्तियों के बीच तानातानी का मुख्य अखाड़ा यूरोप बना है। कुछ मामलों में यह भी हुआ कि महाशक्तियों ने अपने अपने गुटों में शामिल करने के लिए कुछ देशों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की दखल अंदाजी इसका उदाहरण है। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप पर में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और इस क्षेत्र के देशों में सोवियत संघ के सेना की व्यापक उपस्थिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रभाव जमाया कि यूरोप का पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ के दबदबे में रहे। पूर्वी और दक्षिणी पूर्व एशिया तथा पश्चिमी एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। इन गठबंधनों को दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन सीटो और केंद्रीय संधि संगठन सीनेटो कहा जाता है। इसके जवाब में सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र के देशों मसलन उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध मजबूत किए। शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने 2 गुटों के बीच बंट जाने का खतरा पैदा हो गया था। इसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन मसलन ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल से मुक्त हुए 9 स्वतंत्र देशों की चिंता हुई कि कहीं वे अपनी इस आज़ादी को पाने के साथ खो न बैठे। गठबंधन में भेद पैदा हुए और बड़ी जल्दी उनमें दरार पड़ी। साम्यवादी चीन की 1950 के दशक में उत्तरार्ध में सोवियत संघ से अनबन हो गई। सन 1969 में इन दोनों के बीच एक भूभाग पर आधिपत्य को लेकर छोटा सा युद्ध भी हुआ। इस दौरान की एक महत्वपूर्ण घटना गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास है। इस आंदोलन के 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को 2 ध्रुवीय विश्व युद्ध की गुटबाजी से अलग रहने का मौका दिया। आप यह सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर महाशक्ति को अपना गुट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर अपने परमाणु हथियारों और अपनी अस्थायी सेना के बूते महाशक्ति इतनी ताकतवर थी कि एशिया तथा अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप के अधिकांश छोटे देशों की साझी शक्ति का भी उनसे कोई मुकाबला नहीं होता। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि छोटे देश निम्न कारणों से महाशक्ति के बड़े काम के थे। महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल और खनिज भूक्षेत्र, ताकि यहाँ से महाशक्ति अपने हथियार और सेना का संचालन कर सके। सैनिक ठिकाने जहाँ से महाशक्ति एक दूसरे को जासूसी कर सके, और आर्थिक मदद जिसके गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्चे वहन करने में मददगार हो सकते थे।
ये ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए जरूरी बना देते थे। विचारधारा के कारण भी ये देश महत्वपूर्ण थे। गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियां विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रही हैं। गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकती थी कि उदारवाद, लोकतंत्र और पूंजीवाद समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है, अथवा समाजवाद और साम्यवाद उदारवादी, लोकतंत्र और पूंजीवादी की अपेक्षा बेहतर है। शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए। क्यूबा की जिस मिसाइल संकट से हमने इस अध्याय की शुरुआत की, वह इनमें से एक थी। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाई भी लड़ी हुई, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह भी है कि इन संकटों और लड़ाइयों की परिणति तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं हुई। दोनों महाशक्ति कोरिया 1950 से 53, बर्लिन 1958 से 1962, कांगो 1960 के दशक की शुरुआत और कई अन्य जगहों पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति आ चुकी थी। संकट गहराता गया क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। जब हम शीत युद्ध के दायरे की बात करते हैं तो हमारा आशय ऐसे क्षेत्र से होता है जहां विरोधी खेमों में बंटे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए या इनके होने की संभावना बनी। लेकिन बातें एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ी। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा और वैमनस्य विश्वव्यापी नहीं हो पाया। कई बार ऐसे अवसर आए जब दोनों महाशक्तियों के बीच राजनयिक संवाद जारी नहीं रह पाया और इससे दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ी। ऐसे कई मौके आए जब शीत युद्ध के संघर्षों और कुछ गहन संकटों को टालने में दोनों गुटों से बाहर के देशों ने कारगर भूमिका निभाई। इस संदर्भ में गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता है। गुट निरपेक्ष ये उत्तरी और दक्षिणी कोरिया अभी तक क्यों विभाजित हैं, जबकि शीत युद्ध के दौरान के बाकी विभाजन मिट गए? क्या कोरिया के लोग चाहते हैं कि विभाजन बना रहे? खुद करें, खुद सीखें। विश्व के मानचित्र पर शीत युद्ध के प्रमुख घटनाएं को चिन्हित करें। गुट निरपेक्ष ये शीत युद्ध के घटनाक्रम दिए गए हैं। पहले इधर गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं में एक जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू ने उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांगो संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने प्रमुख मध्यस्थता की भूमिका निभाई। अंततः यह बात उभर कर सामने आती है कि महाशक्तियों ने समझ लिया था कि युद्ध को हर हालत में टालना जरूरी है। इसी समझ के कारण दोनों महाशक्तियों ने संयम और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जिम्मेवारी भरा बर्ताव किया। शीत युद्ध एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ सरकता गया और इसमें संयम का तर्क ही काम कर रहा था। हालांकि शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गठबंधनों के बीच प्रतिद्वंद्विता समाप्त नहीं हुई थी। इसी कारण एक दूसरे के प्रति शंका का हालत में दोनों गुटों के भरपूर हथियार जमा किए और लगातार युद्ध के लिए तैयारी करते रहे। यह हथियारों के बड़े जखीरे को युद्ध से बचे रहने के लिए जरूरी माना गया। दोनों देशों लगातार इस बात को समझ रहे थे कि संयम के बावजूद युद्ध हो सकता है। दोनों पक्षों में से कोई भी दूसरे के हथियारों की संख्या को लेकर गलत अनुमान लगा सकता था। दोनों गुट एक दूसरे की मंशा को समझने में भूल कर सकते थे। इसके अतिरिक्त सवाल यह भी था कि कोई परमाणु दुर्घटना हो गई तो क्या होगा? अगर गलती से कोई परमाणु हथियार चल जाए या कोई सैनिक शरारत युद्ध शुरू करने के इरादे से कोई हथियार चला दे तो क्या होगा? अगर परमाणु हथियार के कारण कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा? ऐसी दुर्घटना का शिकार कुछ देश के नेताओं को कैसे पता चलेगा क्या कि यह शत्रु का षड्यंत्र नहीं अथवा दूसरी तरफ से कोई मिसाइल नहीं दागी गई, बल्कि यह महज एक दुर्घटना है? ये तिथियां दे रखी है। शीत युद्ध की घटनाक्रम 1947 में साम्यवाद को रोकने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत, 1947 से 52 में मार्शल प्लान, पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका की सहायता, 1948 से 1949 में सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी, अमेरिका और उसके साथी देशों ने पश्चिमी बर्लिन के नागरिकों को जो आपूर्ति भेजी थी उसे सोवियत संघ ने अपने
विमानों में उठा लिया। 1950 से 53 में कोरियाई युद्ध, 1954 में वियतनामी के हाथों डायन बियन फ्लू में फ्रांस की हार, जनेवा समझौते पर हस्ताक्षर, 17वीं समानांतर रेखा द्वारा वियतनाम का विभाजन, सीटों का गठन 1954 से 75, वियतनाम में अमेरिकी की हस्तक्षेप, 1955 बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर, बाद में इसे सेंटो के नाम से जाना गया। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, 1961 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिंग्स आक्रमण, 1961 में बर्लिन दीवार खड़ी की गई, 1962 में क्यूबा का मिसाइल संकट, 1965 में डोमिनिकन रिपब्लिक में अमेरिकी हस्तक्षेप, 1968 में चेकोस्लोवाकिया में सोवियत हस्तक्षेप, 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का चीन दौरा, 1978 से 89 में कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप, 1979 से 89 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, 1985 में गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ, 1989 में बर्लिन दीवार गिरी, पूर्वी यूरोप की सरकारों के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन, 1990 में जर्मनी का एकीकरण, 1991 में सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध की समाप्ति। ये चित्र में ये कार्टून मशहूर भारतीय कार्टूनिस्ट कुट्टी ने बनाया। इनमें शीत युद्ध को लेकर भारत के नजरिए को चित्रित किया गया है। पहला कार्टून उस समय का है जब समाजवादी सोवियत गणराज्य को अंधेरे में रखकर अमेरिका ने चीन के साथ चुप दोस्ती गठी। इस कार्टून में दिखाया गया है कि किराएदार के बारे में और जानकारी जुटाएं। दूसरे कार्टून में वियतनाम में अमेरिका दुस्साहस को चित्रित किया गया है। वियतनाम युद्ध के बारे में और जानकारी जुटाएं। राजनीतिक बसंत, चीन के हाथों में अमेरिका का हाथ, ये यूएसएसआर बगल में बैठा है और यूएस से जो कि लड़की के रूप में दिखाया गया है, और पीछे ये बैठा हुआ दिखाया गया है कुट्टी लापिक विद कुट्टी की चित्र बनाया गया है। इस चित्र में एक नज़र इधर भी अमेरिका राष्ट्रपति जॉन वियतनाम के मामले में बड़े कष्ट से जान पड़ते हैं। कुट्टी लाफिंग बिग कुट्टी के नाम से ये चित्र दिखाया गया है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक जोसेफ ब्राजो टिटो ने 1892 से 1980 यूगोस्लाविया के शासक 1940 से 1980 के दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़े। साम्यवादी सोवियत संघ से दूरी बनाए रखी, यूगोस्लाविया में एकता कायम की। जवाहरलाल नेहरू ने 1889 में 1964 भारत के पहले प्रधानमंत्री, 1947 से 1964 एशियाई एकता, उपनिवेशीकरण और निशस्त्रीकरण के प्रयास किए और विश्व शांति के लिए शांतिपूर्ण अस्तित्व की वकालत की। इसी कारण समय रहते अमेरिका और सोवियत संघ के कुछ के परिणाम और अन्य हथियारों की सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का फैसला किया। दोनों महाशक्तियों ने फैसला किया कि अस्त्र नियंत्रण द्वारा हथियारों की होड़ पर लगाम कसी जा सकती है और उसके अस्थायी संतुलन लाया जा सकता है। ऐसे प्रयास की शुरुआत सन 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हुई और एक दशक के भीतर दोनों पक्षों के 3 अहम समझौतों पर दस्तखत किए। ये संधियां थी कि परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु प्रसप्त परिसीमन संधि। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी के बाद महाशक्तियों के अस्त्र परिसीमन के लिए वार्ताओं के कई दौरे किए और हथियारों पर अंकुश रखने के लिए अनेक संधियां की। दो ध्रुवीयों को चुनौती गुट निरपेक्षता है। हम देख चुके हैं कि किस तरह शीत युद्ध की वजह से विश्व 2 प्रतिद्वंदी गुटों में बंट रहा था। इस संदर्भ में गुट निरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका ने 9 स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। यह विकल्प था दोनों महाशक्तियों के गुटों को अलग रहना। गुट निरपेक्ष आंदोलन की जड़ में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राजो टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गुलाम अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। इन तीनों ने सन 1956 में एक सफल बैठक की। इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के बामो एना कुर्मो ने इन जोरदार समर्थन किया। ये 5 नेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए।
पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। यह सम्मेलन कम से कम 3 बातों का परिणत था। इन 5 देशों के बीच सहयोग, शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे और अंतर्राष्ट्रीय फलकों पर बहुत से 9 स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय। 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देशों के बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। पहले गुट निरपेक्ष मामले में 25 सदस्य देश में शामिल हुए। समय गुजरने के साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन की सदस्य संख्या बढ़ती गई। 2019 में अजरबैजान में हुए 18वें सम्मेलन में 120 सदस्य देश और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। जैसे जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बढ़ता गया, वैसे वैसे इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणाली और अलग अलग हितों के देशों शामिल होते गए। इससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मूल स्वरूप में बदलाव आया। इसी कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन की एक सटीक परिभाषा कर पाना कुछ मुश्किल है। वास्तव में यह आंदोलन क्या है, दरअसल यह आंदोलन क्या नहीं है, यह बताकर इसकी परिभाषा करना ज्यादा सरल है। यह महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन है। महाशक्ति के गुटों से अलग रहने की नीति। इस नीति का मतलब यह नहीं कि इस आंदोलन से जुड़े देशों अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग अलग रखते हैं या तटस्थता का पालन करते हैं। गुटनिरपेक्ष का मतलब पृथकवाद नहीं है। पृथकवाद का अर्थ होता है अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काटकर रखना। 1787 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी। इसके बाद से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक अमेरिका ने अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा। अब उसने पृथकवाद की विदेशी नीति अपनाई थी। इसके विपरीत गुटनिरपेक्ष देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदिता गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई। गुटनिरपेक्ष देशों की ताकत की जड़ें उनकी आपसी एकता और महाशक्ति द्वारा अपने अपने खेमों में शामिल करने की पुरजोर कोशिश के बावजूद ऐसे किसी खेमों में शामिल न होने के लिए उनकी संकल्पना में है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं है। तटस्थता का अर्थ होता है मुख्यतः युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते और न ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता है। दरअसल कई कारणों से गुटनिरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल हुए हैं। इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से टालने के लिए काम किया है और हो रहे युद्ध के अंत के लिए प्रयास किया है। 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। गुटनिरपेक्ष देश शीत युद्ध के दौरान महज मध्यस्थता करने वाले देश भर नहीं थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांशतः देशों को अल्प विकसित देश का दर्जा मिला था। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से और ज्यादा विकास करने तथा अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। 9 स्वतंत्र देशों की आजादी के लिहाजा से भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। बगैर टिकाऊ विकास के कोई देश सही मायने में आजाद नहीं रह सकता। उसे धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता। इससे वे औपनिवेशिक देश भी हो सकता था जिसे राजनीतिक आजादी हासिल की गई। इसकी समझ से 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अक्टाड में टूवर्ड्स न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सुधारों से अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिमी के विकसित देश करते थे। अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी। वे अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरह गरीबी देशों के लिए यह व्यापार फायदेमंद होगा। पश्चिमी देशों में मंगाई जा रही औद्योगिक की लागत कम होगी और अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। ये चित्र में
दिखाए गए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक गमाल अब्दुल नासिर 1918 से 70 के बीच में सन 1970 तक मिस्र के शासक अरब राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्राज्यवाद विरोध के लिए प्रतिबद्ध। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया, इसकी वजह से सन 1956 में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हुआ। सुकर्णो 1901 से 1970 में इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति। 1945 से 65 स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व, समाजवाद और साम्राज्यवाद विरोध के लिए प्रतिबद्ध। बांडुयू सम्मेलन के आयोजक, सैनिक विद्रोह में तख्ता पलट हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक बामो एना कुरमा 1909 से 1972 में घाना के पहले प्रधानमंत्री। 1952 से 66 आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई, अफ्रीका एकता और समाजवाद के पक्षधर। नए उपनिवेशवाद का विरोध किया, सैनिक षड्यंत्र से इनका तख्तापलट हुआ। तो इसका मतलब यह कि नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था इस विचार ही रहा, कभी सरकार नहीं हुआ। खुद करें कुर्सी के 5 ऐसे देशों के नाम बताएं जो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्त हुए। गुटनिरपेक्षता की प्रकृति धीरे धीरे बदलती और इससे आर्थिक मुद्दों को आर्थिक महत्व दिया जाने लगा। बेलग्रेड में हुए पहले सम्मेलन 1961 में आर्थिक मुद्दों ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। सन 1970 के दशक के मध्यस्थ तक आर्थिक मुद्दे प्रमुख हो उठे। इसके परिणाम स्वरूप गुटनिरपेक्ष आंदोलन आर्थिक दबाव समूह बन गया। 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बनाए चलाए रखने के प्रयास मंद पड़ गए। इसका मुख्य कारण था कि विकसित देशों द्वारा किया जा रहा तेज विरोध। विकसित देशों एक सुर में विरोध कर रहे थे, जबकि गुटनिरपेक्ष देशों को इस विरोध के बीच अपनी एकता बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही थी। भारत और शीत युद्ध। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। एक स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों की खेमबंदी से अलग रखा। दूसरे, भारत ने उपनिवेशों के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों के महाशक्तियों के खेमों में जाने का पूरा जोर विरोध किया। भारत की नीति न तो नकारात्मक थी और न ही निष्क्रियता की। नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुटनिरपेक्ष का कोई पलायन की नीति नहीं है। इसके विपरीत भारत शीत युद्ध प्रतिद्वंदिता की जकड़ ढीली करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्ताक्षर करने के पक्ष में था। भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेदों को कम करने की कोशिश की और इस तरह उसने इन मतभेदों को पूर्णव्यापी युद्ध का रूप लेने से रोका। भारत के राजनयिकों और नेताओं का उपयोग अक्सर शीत युद्ध के दौर के प्रतिद्वंदियों के बीच संवाद कायम करने तथा मध्यस्थता करने के लिए हुआ। मिसाल के तौर पर 1950 के दशक की शुरुआत सालों में कोरियाई युद्ध के दौरान। यहाँ यह याद रखना भी जरूरी है कि भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अन्य सदस्यों को भी ऐसा कामों में संलग्न रखा। शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की जो अमेरिका अथवा सोवियत संघ के खेमों से नहीं जुड़े थे। नेहरू ने स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्र के एक सच्चे राष्ट्रकुल के ऊपर गहरा विश्वास जताया जो शीत युद्ध को खत्म करने में न सही पर उसकी जकड़ ढीली करने में ही सकारात्मक भूमिका निभाए। कुछ लोगों ने माना कि गुटनिरपेक्ष अंतर्राष्ट्रीयता का एक उदार आदर्श है, लेकिन यह आदर्श भारत के वास्तविक हितों से मेल नहीं खाता। यह बात ठीक नहीं है। गुटनिरपेक्ष की नीति ने कम से कम 2 तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया। पहली बात तो यह है कि गुटनिरपेक्ष के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसलों और पक्ष ले सकता जिससे उसका हित साधक होता, न कि महाशक्तियों और उनके खेमों के देशों का। दूसरे, भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो दूसरी महाशक्ति उसके करीब आने की कोशिश करे। अगर भारत को महसूस हो कि महाशक्तियों में से कोई उसकी अनदेखी कर रहा है या अनुचित दबाव डाल रहा है तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता था। दोनों गुटों में से कोई भी भारत को लेकर न बेफिक्र हो सकता था और न ही धौंस जमा सकता था। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की कई कारणों से आलोचना की गई। यहाँ
हम यहाँ ऐसी दो आलोचनाओं की चर्चा करेंगे। आलोचकों का एक तर्क यह है कि भारत की गुटनिरपेक्षता सिद्धांत विहीन है। कहा जाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा। आलोचकों का दूसरा तर्क है कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं रही और कई बार भारत की स्थिति विरोधाभासी रही। महाशक्तियों के खेमों में शामिल होने पर दूसरे देशों की आलोचना करने वाले भारत ने स्वयं 1971 के अगस्त में सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। विदेशी पर्यवेक्षक ने इसे भारत का सोवियत खेम में शामिल होना माना। भारत की सरकार की दृष्टिकोण यह था कि बांग्लादेश संकट के समय उस राजनयिक और सैनिक सहायता की जरूरत थी और यह संधि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने से नहीं रोकती। गुटनिरपेक्ष की नीति शीत युद्ध के संदर्भ में पनपी थी। दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे कि सन 1990 के दशक की शुरुआत वर्षों में शीत युद्ध का अंत और सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसके साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन और भारत की विदेशी नीति की मूल भावना के रूप में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिक तथा प्रभावकारिता में थोड़ी कमी आई। बहरहाल निरपेक्षता में कुछ आधारभूत मूल्य और विचार शामिल हैं। गुटनिरपेक्षता इस बात की पहचान करती कि उपनिवेश की स्थिति में से आजाद हुए देशों के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव है और यदि ये देश साथ आ जाएं तो एक सशक्त आओ मिलजुल कर करें। चरण एक कक्षा को बराबर संख्या वाली 3 समूहों में बांटे। प्रत्येक समूह दुनिया के इन तीनों खेमों में से किसी एक की नुमाइंदगी करेगा। पूंजीवादी दुनिया, साम्यवादी दुनिया या तीसरी दुनिया। अध्यापक ऐसे 2 संवेदनशील मुद्दों को चुनेगा जो शीत युद्ध के दौरान विश्व शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न कर चुके हों। कोरिया और वियतनाम संकट अच्छे उदाहरण हो सकते हैं। प्रत्येक समूह के संबंधित मुद्दों पर घटना चक्र बनाने की कहें। उनको अपने समूह के दृष्टिकोण से एक प्रस्तुति करने होगी। इस प्रस्तुति में घटना का कालक्रम, उसके कारण और समस्या के समाधान के लिए उनका कार्यक्रम शामिल होगा। प्रत्येक समूह को अपने कक्षा के सामने घटना चक्र प्रस्तुत करने को कहें। अध्यापक के लिए छात्रों को ध्यान दिलाएं कि किसी एक प्रकार संकटों से संबंधित देशों और विश्व के प्रभावी किया इन देशों की वर्तमान स्थिति से भी जोड़कर चर्चा करें। इन क्षेत्रों में शांति स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र और तीसरी दुनिया के नेताओं की भूमिका को रेखांकित करें। कोरिया और वियतनाम संकट के भारत की भूमिका को संदर्भित के लिए जा सकता है। शीत युद्ध के बाद वाले दौरों में हम इस प्रकार के संकटों को कैसे टाल सकते हैं, इस विषय पर वाद विवाद शुरू करें। वाद विवाद। सीमित परमाणु परीक्षण के लिए ये सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTBT वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियार के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि। इस संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने मॉस्को में 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए। यह संधि 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावी हो गई। परमाणु अप्रसार संधि NPT। यह संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को एटम हथियार रखने की अनुमति देती है और बाकी देशों को ऐसे हथियार हासिल करने से रोकती है। परमाणु अप्रसार संधि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन देशों को परमाणु शक्ति से संपन्न देश माना गया जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले किसी परमाणु हथियार अथवा अन्य विस्फोटक परमाणु सामग्री का निर्माण और विस्फोट किया हो। इस परिभाषा के अंतर्गत 5 देशों अमेरिका, सोवियत संघ, बाद में रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को परमाणु शक्ति से संपन्न माना गया। इस संधि पर 1 जुलाई 1968 को वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुए और यह संधि 5 मार्च 1970 से प्रभावी हुए। इस संधि को 1995 में अनियमित काल के लिए बढ़ा दिया गया। सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता एक स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशंस टर्म्स सॉल्ट फर्स्ट। सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता का पहला चरण 1969 के नवंबर में आरंभ हुआ। सोवियत संघ के नेता लियोनिड
ब्रेजनेव और अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने मॉस्को में 26 मई 1972 को निम्नलिखित समझौते पर दस्तखत किया। परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि एमबीएम एबीएम ट्रीटी सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन के बारे में अंतरिम समझौता, ये 3 अक्टूबर 1972 से प्रभावी हुआ। सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता सेकेंड स्ट्रेटजी आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स शॉर्ट सेकेंड वार्ता का दूसरा चरण 1972 के नवंबर महीने में शुरू हुआ। अमेरिका राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेजनेव ने वियना में 18 जून 1979 को सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन से संबंधित संधि पर हस्ताक्षर किए। सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, स्ट्रेटजी आर्म्स रिडिकेशन संधि स्टार्टस एक। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर और सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने 31 जुलाई 1991 को सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन और उनकी संख्या में कमी लाने से संबंधित संधि पर हस्ताक्षर किए। सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि सेकेंड स्ट्रेटजी आर्म्स रिडिकेशन संधि स्टार्टस सेकेंड, सामरिक रूप से घातक हथियारों को सीमित करने और उनकी संख्या में कमी करने से संबंधित इस संधि पर रूसी राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सिन और अमेरिका राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर ने मॉस्को में 3 जनवरी 1993 को हस्ताक्षर किए। ताकत बन सकते थे। गुटनिरपेक्ष का आशय है कि गरीब और विश्व के बहुत छोटे देशों को भी किसी महाशक्ति का पिछलग्गू बनाने की जरूरत नहीं है। ये देश अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति अपना सकते हैं। यह आंदोलन मौजूद असमानताओं से निपटने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतंत्र धार्मिक बनाने के संकल्प पर भी टिका है। अपने आप में ये विचार बुनियादी महत्व के और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी प्रासंगिक हैं।